गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और उपयोग। ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट इन तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपकी क्लास कौन सी है? 17। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके। हमारा टॉपिक है एजुकेशन। क्या है हमारा टॉपिक? एजुकेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में शिक्षा भी बोलते हैं और शिक्षा को इंग्लिश में हम एजुकेशन भी कहते हैं। ओके, तो हमारा इसमें फर्स्ट हेडिंग है शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर आएगा हमारा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया, मतलब कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षा। शिक्षा का मीनिंग ही ये होता है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा का मतलब होता है। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। जो शिक्षा, जो एजुकेशन है वो कौन सी भाषा से ली गई है? वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। ओके, जिसका अर्थ है ज्ञान अर्जन करना। जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान अर्जन करना। ये मैंने आपको ऊपर पहली वाली लाइन में बताया था। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द, जो शिक्षा है वो शब्द है एक, इसका ये जो किस चीज़ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। शिक्षा शब्द जो किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्या कहते हैं शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में? एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना होता है। ओके ओके, तो शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और ये जो एजुकेशन होता है ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से लिया गया है या से बना है। ओके, अब आपका इसमें आगे आता है शिक्षा का अर्थ, कि इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब शिक्षा का अर्थ मैंने वन वर्ड में आपको यहाँ पे भी बताया था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण का मतलब है, शिक्षा का मतलब है, सॉरी। और आपका अब यहाँ आता है शिक्षा का अर्थ। तो फर्स्ट हेडिंग है इसकी व्यापक अर्थ। सीखना जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो सीखना होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली हमारी एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा का मीनिंग आपका ये है, अर्थ जो है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है कि जो सीखना होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। कैसा अर्थ है? व्यापक अर्थ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका संकुचित अर्थ। कैसी? संकुचित अर्थ। इसमें क्या होता है कि इसमें स्कूली शिक्षा से तात्पर्य है। जो आपका संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का, उसमें शिक्षा कैसी होती है? उसमें शिक्षा कैसी होती है? स्कूली। इसमें स्कूली शिक्षा से तात्पर्य होता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बिठाकर निर्धारित अनुभवों द्वारा ज्ञान कराया जाता है। जो आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, इसमें जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? स्कूली शिक्षा होती है, जिसमें नियंत्रित वातावरण, उसमें जो वातावरण होता है वो नियंत्रित होता है। में बालक को बिठाकर, मीन्स एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर बालक को बिठाया जाता है, निर्धारित अनुभव का ज्ञान कराया जाता है। ओके, तो ये आपका था शिक्षा का अर्थ, व्यापक, व्यापक और संकुचित। ठीक है, आपका आगे आता है नेक्स्ट हेडिंग इसमें शिक्षा की परिभाषाएं। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर?
शिक्षा की परिभाषाएं। फर्स्ट परिभाषा है आपकी महात्मा गांधी के अनुसार। इसमें क्या होता है आपका कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है कि बालक तथा मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है कि बालक का मन का, आत्मा का सर्वांगीण जो विकास होता है ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत आता है। और ये किसके अनुसार है? आपका महात्मा गांधी के अनुसार। ये आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है शिक्षा की। ओके, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ये यूपी टेट में भी आ जाता है, सी टेट में भी आ जाता है, और आपका यही क्वेश्चन आपका सुपर टेट में भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि स्वामी विवेकानंद किस प्रकार बताते हैं कि शिक्षा क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका विवेकानंद के अनुसार है आपकी इंसान की अंदरूनी पूर्णता की अभिव्यक्ति करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा वह है जो इंसान की अंदरूनी अंदर की पूर्णता की अभिव्यक्त करना है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है विवेकानंद की के अनुसार जो आपकी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है इसमें 3rd नंबर की जाकिर हुसैन के अनुसार। तो जाकिर हुसैन आपके क्या बोलते हैं शिक्षा के लिए कि शिक्षा आदमी के मस्तिष्क के पूरे विकास का नाम है। जाकिर हुसैन बोलते हैं कि जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? आदमी के मस्तिष्क के, दिमाग के पूरे विकास का नाम होती है। ठीक है, ये कौन बोलता है? जाकिर हुसैन। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी 4 नंबर की परिभाषा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में? उच्चतम शिक्षा वह है जो मनुष्य को इस योग्य बना सके कि वह सत्य का खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। क्या बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि उच्चतम शिक्षा वह होती है कि शिक्षा वह होती है जो मनुष्य के, इंसान को इस योग्य बना देती है या इस योग्य बना सके कि वह सत्य की खोज करके, कि जो सत्य है उसकी खोज करके तथा उसे अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। यही शिक्षा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें परिभाषा 5 नंबर की जॉन एडम्स के अनुसार। और ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए भी, कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे लिख लेना। तो द्विध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि जॉन एडम्स क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा द्विध्रुवीय होती है। तो द्वि से तात्पर्य है कि शिक्षक और बच्चा की शिक्षा एक ऐसी वो है, प्रक्रिया है जिसमें एक टीचर होता है और एक बच्चा होता है। मीन्स छात्र होते हैं उसके अंदर और शिक्षक होते हैं, इसलिए इसको इन्होंने क्या कहा? द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा। किसको? शिक्षा को। किसने कहा? जॉन एडम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें जॉन डीवी के अनुसार। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना इसमें कि इम्पोर्टेंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे? कि इसमें शिक्षक भी होता है, बालक भी होता है और समाज भी होता है। इसमें ये तीनों चीज़ होती हैं कि शिक्षक है तो छात्र भी हैं, कि शिक्षक किसको पढ़ाएगा? छात्र को ही तो पढ़ाएगा। अब छात्र को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? समाज में तो पढ़ा रहे हैं। मतलब मीन्स इसमें क्या होता है? समाज भी होता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है,
तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से तात्पर्य है कि जॉन डीवी के अनुसार कि इसमें शिक्षक होता है, बालक होता है और आपका समाज भी होता है। ओके, तो ये थी आपकी परिभाषाएं किसकी, शिक्षा की। कितनी परिभाषाएं थी आपकी, 6। ओके, जिसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, एक तो जॉन एडम्स की, जॉन डीवी की, और महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, ये 3 ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी परिभाषाएं हैं महात्मा गांधी के अनुसार, जॉन एडम्स के अनुसार और जॉन डीवी के अनुसार। ठीक है, अब हमारा इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा के विषय क्षेत्र, शिक्षा की एजुकेशन के विषय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, शिक्षा के विषय क्षेत्र में हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ओके, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें बालक की प्रकृति, रुचि, बुद्धि विकास, क्रम, गुण का अध्ययन होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में, मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें जो बालक होता है, इसमें जो छात्र होता है, उसकी प्रकृति जो होती है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसके बुद्धि का विकास का क्रम और उसके गुण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होता है किसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। और ये किसके अंतर्गत आता है, आपका शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, अब इसमें आपका सेकंड पॉइंट है इसमें अब आपका शैक्षिक समाज शास्त्र। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, इसमें व्यक्ति व शिक्षा पर समाज के प्रभाव तथा शिक्षा के समाज पर प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति और शिक्षा पर समाज के जो प्रभाव होते हैं तथा शिक्षा के समाज पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ओके, शिक्षा पर समाज के प्रभाव का और शिक्षा के समाज पर प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका आता है पॉइंट, अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर शिक्षा का इतिहास। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राचीन से लेकर अब तक शिक्षा में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का इतिहास, इतिहास से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री, और शिक्षा से मतलब समझ आ रहा होगा कि एजुकेशन, जो हमारी पहले की एजुकेशन है। इतिहास मतलब शिक्षा का इतिहास, शिक्षा की पूरी हिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत आपका आता है कि प्राचीन से लेकर के पुराने समय से लेकर अब तक शिक्षा में हुए परिवर्तन, जो पुराने समय में शिक्षा थी तब से लेकर और अब तक जो भी शिक्षा चल रही है, इस बीच शिक्षा में जो भी परिवर्तन हुआ है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा का इतिहास कहलाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, आपका नेक्स्ट है इसके अंदर तुलनात्मक शिक्षा। क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, तुलनात्मक शिक्षा। इसमें हम दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक शिक्षा में क्या होता है आपका, तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें हम दूसरे देश की जो शिक्षा प्रणाली होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, 5th पॉइंट है हमारा शिक्षा दर्शन। ठीक है, इसमें क्या है हमारा कि व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है तथा उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा से होती है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन का उद्देश्य क्या करता है, निर्धारित करता है। जो उसका उद्देश्य होता है जीवन का, लाइफ का जो एम होता है उसका, उसको सबसे पहले क्या करता है व्यक्ति, निर्धारित करता है। ठीक है, और उसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा से होती है कि हमने अपने जीवन का एम, कोई भी लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लिया कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो हमने
उद्देश्य निर्धारित किया है अपना कि हमें सुपर टेट क्लियर करना है और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, तथा उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा से होती है। आगे इस लाइन में लिखा है कि उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा से होती है, मतलब कि उस एम तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गवर्नमेंट जॉब हमें प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शिक्षा की पड़ेगी। तो शिक्षा दर्शन में यही बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है और उद्देश्य की प्राप्ति जो होती है वो शिक्षा से होती है। ओके, तो ये थे आपके शिक्षा के विषय के क्षेत्र 5। ओके, अब आपका नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है कि शिक्षा के उद्देश्य। ओके, तो इसमें फर्स्ट है आपका सामान्य उद्देश्य, जिसमें है कि व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं और विचार व ज्ञान, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? क्या आता है कि व्यक्ति का व्यवहार आता है, व्यक्ति का चरित्र आता है, आचरण आता है, भावनाएं और विचार और ज्ञान, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आपका सेकंड है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो आपका सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें है असामान्य उद्देश्य, जैसे लचीला होना, अनुकूलन योग्य होना और परिवर्तनशील। यह आपका किसके अंतर्गत आता है? विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका देखो असामान्य उद्देश्य के अंदर तो आएगा लचीलापन, अनुकूलन योग्य, परिवर्तनशील, और सामान्य उद्देश्य के अंदर आएगा कि व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचार और ज्ञान। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर हमारी सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आपका क्या आता है कि सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, ना कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए। सामाजिक जो उद्देश्य है वो ये कहता है, उसके अंतर्गत ये आता है आपका कि जो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन है वो राष्ट्र की भलाई के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति की भलाई के लिए ही है बस, इसके साथ साथ वो जीवन, उसका जो संपूर्ण जीवन है वो राष्ट्र की भलाई के लिए भी है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसके अंदर शिक्षा की उपयोगिता और महत्व। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मनुष्य को सभ्य बनाती है। जो आपकी शिक्षा होती है वो मनुष्य को क्या बनाती है? सभ्य बनाती है। ये शिक्षा के उपयोग के अंतर्गत आता है कि शिक्षा से हम मनुष्य क्या बनता है? सभ्य बन जाता है, कि उसको सभ्य बनाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा सेकेंड कि चरित्र निर्माण में सहायक होती है, कि जो आपकी शिक्षा होती है, जो आपकी एजुकेशन होती है, वो चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। कैरेक्टर, चरित्र मीन्स कैरेक्टर, कि जो तुम्हारा मनुष्य का जो कैरेक्टर होता है उसका जो निर्माण होता है उसमें भी सहायक होती है। कौन? शिक्षा। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें। अब थर्ड पॉइंट है हमारा मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छात्र हो, वो अपना एम सेलेक्ट करता है कि मेरे को इस एम तक पहुंचना है, तो उस एम तक पहुंचने के लिए उसका माध्यम कौन बनती है? शिक्षा। तो यही है कि एम, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 4 जीवन को अत्यंत उपयोगी बनाती है। जो आपकी एजुकेशन होती है वो जीवन को क्या बनाती है? अत्यंत उपयोगी बनाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 5 मानव जीवन को सुखी बनाती है। कि जो आपकी एजुकेशन होती है, आपकी शिक्षा होती है, ये क्या बनाती है? मानव के, मनुष्य के जीवन को सुखी बनाती है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से समाज, व्यापार आदि में प्रगति कर सकता है। शिक्षा ही एक आपका ऐसा माध्यम है जिससे समाज भी हमारा, सोसाइटी भी हमारी, व्यापार भी हमारा क्या करता है? प्रगति करता है। ओके, तो यही है कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हम में शिक्षा है, हमें शिक्षा का ज्ञान है, तभी तो हम कोई व्यापार कर पाएंगे, और तब हम कोई व्यापार करेंगे तो फिर क्या होगा? उसमें प्रगति भी होगी। क्यों? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। इसीलिए जो व्यापार के समाज में, मतलब व्यापार और समाज में प्रगति के लिए भी हमारी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। ओके, अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 शिक्षा से हमें ज्ञान व जानकारी मिलती है। कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें ज्ञान भी मिलता है और जानकारी भी मिलती है। मतलब इससे हमें अलग अलग तरह का ज्ञान मिलता है और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा से, एजुकेशन से। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 समाज की समस्या को समझना व समाधान करने में सक्षम होते हैं। जो आपकी एजुकेशन होती है वो आपकी समाज की समस्या को समझती है। मतलब कि अगर आप एजुकेटेड हो तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो हम उसको समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है इसके अंदर, और वह समाधान करने में सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है वही तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। बहुत सारे आपकी समस्या ऐसी होती हैं कि जिनका सॉल्यूशन वही बंदे निकाल सकते हैं कि जो एजुकेटेड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्केट गए हैं, हम मार्केट में जाके हम कोई सामान ख़रीदते हैं, अगर हमें उसका हिसाब लगाना है या कुछ भी करना है कि भाई हमने इतने का सामान लिया, हमें इतने रुपए देने हैं या इतने वापस लेने हैं, तो ये सब हिसाब किताब कौन लगा सकता है? जो एजुकेटेड होगा। जिसको पता ही नहीं है जोड़ घटा गुना भाग का कुछ भी, तो वो कैसे लगाएगा? अगर मान लो 500 रुपये दे रहा है तो दुकान वाला तो उसको कितने भी रुपये वापस कर देगा, उसको तो नॉलेज ही नहीं है काउंटिंग की। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी होती है। किसमें? समस्या का समझना और समाधान करने में भी सक्षम होती है। तो हर तरीके से जो तुम्हारी शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है हमारे हर क्षेत्र में। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी शिक्षा के प्रभावी कारक। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? शिक्षा के प्रभावी कारक। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है परिवार। कि शिक्षा के प्रभावी कारक जो होते हैं उसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले क्या आता है? परिवार। ठीक है, तो परिवार के अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा का एक सेकेंड, ये क्या हुआ इसमें? हाँ जी, परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा का अनौपचारिक एवं सक्रिय साधन है। कि जो परिवार होता है वो शिक्षा का कैसा साधन होता है? सक्रिय साधन होता है और अनौपचारिक साधन होता है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी शिक्षा के अंतर्गत एक डेफिनेशन भी दी है या बताया है किसने? आगबर्न ने, कि पहले परिवार के निम्न कार्य थे, जैसे आर्थिक, रक्षा संबंधी, परिवार की प्रतिष्ठा। तो शुरुआत पहले परिवार के क्या होते थे? बहुत सारे कार्य हुआ करते थे, जैसे आर्थिक से रिलेटेड, रक्षा संबंधी से मीन्स फैमिली की रक्षा करना, सेफ्टी करना, और परिवार की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? आपका परिवार के अंदर। अब आपका इसमें नेक्स्ट है पॉइंट परिवार बालक के लिए
सीखने का प्रथम साधन है। अगर कोई क्वेश्चन करे कि सीखने का सबसे प्रथम साधन कौन सा है, तो वो है परिवार। ठीक है, बालक सबसे पहले तब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले कहाँ सीखता है कुछ भी चीज़? अपने परिवार में। ये थोड़ी ना है कि होते ही बच्चा स्कूल में जाने लग गया। सबसे पहले कहाँ सीखता है वो? अपने परिवार में, अपने फैमिली के लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का प्रमुख साधन है। जो आपकी ये शिक्षा है, ये क्या है? नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का प्रमुख साधन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका घर में ही अनुकूलन का पाठ सीखता है। इसमें क्या होता है? जो बालक होता है घर में ही अपने अनुकूलन का पाठ सीखता है। ओके, ये इसके क्या है? सब प्रभावी कारक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि घर का प्रभाव बालक को कुछ मूल्य द्वारा आदतों का विकास कराता है। कि जो फैमिली का जो प्रभाव पड़ता है बालक पर, वो क्या करता है? कुछ मूल्य द्वारा क्या करता है? आदतों का विकास करता है। उनको स्टार्टिंग में जो मैनर सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जाता है, वो कहाँ सिखाया जाता है? घर परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें घर का वातावरण बालक में मानसिक, भाषात्मक प्रकृति का निर्माण करता है। नेक्स्ट इसमें आपकी हेडिंग है, क्या थी आपकी? कि घर का वातावरण बालक में मानसिक और भाषात्मक प्रकृति का निर्माण करता है। कि जो घर का वातावरण मतलब एनवायरनमेंट जो होता है, वो बालक के मानसिक और भाषा मीन्स बोलने की जो प्रकृति होती है, उसका क्या करता है? निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है परिवार बालक में प्रेम की शिक्षा, सहयोग की शिक्षा, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, अनुशासन की शिक्षा का विकास जैसी शिक्षा प्राप्त करता है। मतलब कि जो परिवार है, परिवार में जो बालक होता है, वो प्रेम की शिक्षा प्राप्त करता है। क्योंकि बच्चे को क्या दिया जाता है? प्रेम दिया जाता है। तो उसको पता है कि तब प्रेम मिलता है तो उससे किस चीज़ की शिक्षा मिलती है? उसको प्रेम शिक्षा। ठीक है, सेकेंड इसमें सहयोग शिक्षा। फिर है आज्ञा पालन करना। कि पेरेंट्स बच्चों को जो सिखाते हैं कि हाँ भाई हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, अब बात माननी चाहिए, तो ये क्या होता है? आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन जैसी शिक्षा भी प्राप्त करता है। कर्तव्य का पालन करना, अनुशासन, मैनर्स में रहना, तो ये सभी क्या होते हैं? उसमें विकास होते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी क्या थे? आपके शिक्षा के प्रभावी कारक थे जो परिवार से रिलेटेड थे। ओके, अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है, फर्स्ट परिवार हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका? समाज। तो समाज में क्या है कि शिक्षा व समाज का अटूट संबंध है। जो शिक्षा होती है और समाज होता है, उनका आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है, अटूट संबंध होता है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकता, आकांक्षाओं व आदर्शों के सामने रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित करता है कि प्रत्येक जो समाज होता है वो क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को सामने रखते हुए शिक्षा की जो क्रिया होती है उसको इस तरीके से नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर सके। कि वो क्या कर सके? अपने आदर्श को प्राप्त कर सके और समाज के सभी व्यक्ति उपयोगी नागरिक बन सके। ओके, समाज से रिलेटेड समाज में क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इससे जो व्यक्ति है वो अपने आदर्शों को प्राप्त कर लेता है शिक्षा के माध्यम से, और समाज के सभी व्यक्ति उपयोगी नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। इसमें आगे और भी पॉइंट्स आएंगे जिसके बारे में हम
कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिक्षा के प्रभावी कारक में हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने इसमें पढ़ा परिवार से रिलेटेड और समाज से। कल इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कि विद्यालय से रिलेटेड शिक्षा का, राज्य से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है, कमेंट करना, ओके। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे, ओके। थैंक यू।